हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग 1 दिसंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था रेलवे ग्रुप डी 2025 में, इसमें पूछे गए साइंस के 25 प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोडिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को डाउनलोड करने के बाद लॉगिन साइन अप करने के बाद आप जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। सारे पीडीएफ आपको इसी वाले सेक्शन में दिखेंगे। अब आइए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। जीवन प्रक्रियाओं के लिए जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा के स्रोत के स्थानांतरण को डैश कहा जाता है। ऊर्जा के स्रोत का मतलब क्या होता है? ऊर्जा के स्रोत का मतलब हो गया भोजन, है ना, फूड। तो जीवों द्वारा शरीर के बाहर से भोजन को प्राप्त करना, या फिर बोल दो जीवों द्वारा शरीर के बाहर से ऊर्जा के स्रोत को प्राप्त करना पोषण कहलाता है ना, पोषण कहलाता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पोषण कहलाता है। जीवों द्वारा शरीर के बाहर से, बॉडी के बाहर से भोजन को प्राप्त करना या फिर ऊर्जा के स्रोत को प्राप्त करना पोषण कहलाता है। इस भोजन को सरल घुलनशील पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। और इस भोजन से, ये ऊर्जा का स्रोत है, भोजन जो है ऊर्जा का स्रोत है, तो इस भोजन को तोड़ करके ऊर्जा मुक्त कराना श्वसन कहलाता है। और जीवों के शरीर में बनने वाले जो नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ होते हैं उसे बॉडी से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। राइट। तो शरीर के बाहर से भोजन को प्राप्त करना पोषण कहलाता है। इस भोजन को सरल घुलनशील पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। भोजन से ऊर्जा मुक्त करना श्वसन कहलाता है ना। भोजन से ऊर्जा मुक्त कराने के लिए जो भी प्रक्रियाएं चलती है उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। और शरीर में बनने वाले वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। खास करके जो नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ होते हैं उसका निष्कासन जो है उत्सर्जन कहलाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु बिंदु ओ से बिंदु ए तक एक सीधी रेखा में चलती है, फिर तुरंत वापस मुड़ती है और वापस आते हुए बिंदु बी पर रुक जाती है, जो कि ओ की ओर से ए से 30 मीटर दूर है। तय की गई कुल दूरी और विस्थापन का परिमाण क्रमशः क्या है? एक बिंदु ओ से ए ऐसे चला जाता है और ये 100 मीटर है, ये ए है। फिर तुरंत वापस मुड़ती है, यानी ए से वापस मुड़ती है और वापस आते हुए बिंदु बी पर रुक जाती है। ऐसे वापस आते हुए बिंदु बी पर रुक जाती है। कहा जा रहा है कि ए से ये 30 मीटर दूर है। तय की गई कुल दूरी और विस्थापन का परिमाण क्रमशः क्या है? दूरी कितनी हो जाएगी? तो देखो, ओ से ए 100 मीटर चला गया और फिर ए से बी 30 मीटर चला गया, है ना। अगर हम दूरी की बात करते हैं, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो पहले ओ से ए चला गया और फिर ए से बी चला गया। ओ से ए 100 मीटर चला गया और ए से बी जो है 30 मीटर चला गया, तो कुल मिलाकर के 130 मीटर चला गया। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट? हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि मार्क कर देते हैं कि प्रारंभिक स्थिति क्या थी। तो देखो, प्रारंभिक स्थिति ये है, ये प्रारंभिक स्थिति है। उसके बाद अंतिम स्थिति क्या है? अंतिम स्थिति ओ से ए वस्तु जाती है, फिर ए से बी आती है, तो अंतिम स्थिति तो बी है। उसके बाद ओ से बी को मिला देते हैं सीधी रेखा से, तो ओ से बी सीधी रेखा यही है, क्योंकि सीधी रेखा में ही वस्तु चल रही है। उसके बाद देखते हैं कि वो दूरी कितनी है ना। ओ से बी के बीच की दूरी कितनी है? देखो, प्रारंभिक स्थिति ओ है, अंतिम स्थिति बी है, ओ से बी को मिला दिया स्ट्रेट लाइन से। अब इसकी हमें लंबाई जो है वो निकालनी है। स्ट्रेट लाइन की ये जो सीधी रेखा है इसकी लंबाई क्या है? तो ओ से ए 100 मीटर, ए से बी 30 मीटर, तो ये 70 मीटर है,
तो हम यहाँ पर बोलेंगे जो OB की लंबाई है यानी कि 70 मीटर, है ना, 70 मीटर। तो पहले दूरी है तो 130 मीटर और उसके बाद विस्थापन है तो 70 मीटर। 130 मीटर 70 मीटर, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान में रखिएगा, ये सदिश भौतिक राशि है, सदिश भौतिक राशि है। जबकि अगर हम दूरी की बात करते हैं तो ये अदिश भौतिक राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। एक धावक 175 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर 35 सेकंड में पूरा करता है। एक चक्कर के बाद औसत वेग डैश होगा। तो एक वृत्तीय पथ है, मान लीजिए धावक ए से चलना शुरू करता है और 35 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा लेता है, यानी कि ए पर ही लौट आता है ना। जो त्रिज्या है वो है 175 मीटर। तो मान लीजिए धावक ए से चक्कर लगाना चालू करता है और 35 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और वापस ए पर ही आ जाता है। तो चक्कर के बाद औसत वेग डैश होगा। औसत वेग कितना हो जाएगा? औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी, ये बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम, विस्थापन बटे में समय। देखो, अगर वृत्तीय पथ पर गति होती है तो हर एक चक्कर में विस्थापन जो है 0 हो जाता है। हर एक चक्कर में विस्थापन 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ए प्रारंभिक स्थिति है, ठीक, एक चक्कर लगाने के बाद जो धावक है फिर से ए पर ही आ जाएगा, तो अंतिम स्थिति भी ए हो जाएगा। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति ये दोनों के दोनों जो है वो एक ही बिंदु है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी 0। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि प्रत्येक एक चक्कर के बाद विस्थापन 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। समय चाहे जितना लग जाए, 35 सेकंड लग जाए, चाहे जितना लग जाए, क्योंकि विस्थापन ही 0 है तो जो औसत वेग है वो भी 0 हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हमसे एवरेज स्पीड पूछ लिया जाता, अगर हमसे एवरेज स्पीड पूछ लिया जाता, औसत चाल पूछ लिया जाता, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन की जगह पर हम लोग डिस्टेंस करेंगे और नीचे में जो है टाइम हो जाएगा, नीचे में टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक चक्कर में 2πr जो वृत्त की परिधि है उसके बराबर। यहाँ पर जो रेडियस है वो है 175 मीटर और टाइम जो है यहाँ पर 35 सेकंड है। सब के सब जो है एसआई मात्रक में है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड भी आपका मीटर पर सेकंड में एसआई मात्रक में निकल करके आएगा। तो औसत चाल ये हो जाती और औसत वेग जो है यहाँ पर 0। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फसल संरक्षण प्रबंधन में कीटनाशकों के उपयोग द्वारा डैश को नियंत्रित किया जाता है। तो फसल की हमें सुरक्षा करनी होती है, उसके लिए हमें मैनेजमेंट करना होता है, तो उसमें कीटनाशक का उपयोग जो है क्यों किया जाता है? कीटनाशक का उपयोग किया जाता है कीटों को कंट्रोल करने के लिए। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं, इसके लिए शाकनाशी का उपयोग किया जाता है, शाकनाशी का उपयोग किया जाता है, वीडिसाइड का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलती बस में खड़ा एक यात्री अचानक बस के रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है। यह निम्नलिखित में से किस नियम को दर्शाता है? एक बस चल रही थी, बस में आप खड़े थे, बस के द्वारा जो है अचानक से ब्रेक लगाया जाता है, तो आप जिस दिशा में बस चल रही थी उस दिशा में आगे की ओर झुक जाते हैं या फिर गिर जाते हैं। तो किस नियम को दर्शाता है? ये न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसको दर्शाता है। न्यूटन का पहला नियम, ये कहना गलत है, न्यूटन की गति का पहला नियम होना चाहिए, है ना। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, ऐसे बोलना जो है गलत होगा, क्योंकि न्यूटन सामने और भी फील्ड में जो है अपना नियम उन्होंने दिया हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि केवल गति का ही नियम न्यूटन ने दिया हुआ है, और भी तो नियम उन्होंने दिया हुआ है। तो न्यूटन का जो हम पहला नियम बोलते हैं, तो भाई किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा नियम है ना, किस फील्ड का नियम है या फिर किस कॉन्सेप्ट का नियम है? तो ये गति का पहला नियम है। न्यूटन की गति का पहला नियम होना चाहिए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। केवल न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, ये बोलना तो उचित नहीं होता है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है ये बल की परिभाषा देता है।
ये बल की परिभाषा देता है ना, बल की परिभाषा देता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन की बहुविखंडन विधि के माध्यम से गुणन करता है? बहुविखंडन में क्या होता है, बहुविखंडन बोल दो या फिर बहुखंडन बोल दो, इसमें क्या होता है कि एक जीव एक साथ कई सारे जीवों में विभाजित हो जाता है, यानी एक जीव से कई सारे जीव बनते हैं एक साथ। तो ये प्लाज्मोडियम में देखा जाता है। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है। अलैंगिक प्रजनन के ना कई सारे प्रकार होते हैं। अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक ही जनक शामिल होते हैं, उसके कई सारे प्रकार होते हैं, जैसा कि द्विखंडन है। द्विखंडन में क्या होगा, एक जीव जो है, एक जीव से दो नए जीव बनेंगे, एक जीव से दो नए जीव बनेंगे। द्विखंडन करने वाले जो जीव है उसमें है अमीबा, लिशमेनिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे हैं। अगर हम बहुखंडन की बात करते हैं तो इसमें एक जीव जो है अनेक भागों में बंटकर अनेक नए जीव बनाते हैं। इसमें है प्लाज्मोडियम जिसके कारण मलेरिया होता है। एक तीसरा प्रकार है पुनर्जनन। इसमें क्या होगा, शरीर के कटे हुए भाग से पूरा नया जीव बनता है। जैसे प्लेनेरिया है, इसका शरीर दो भागों में कट गया, कटने के बाद प्रत्येक भाग से जो है एक एक जीव बन जाएगा। तो ये प्लेनेरिया में होता है और हाइड्रा में होता है। मुकुलन में क्या होता है, शरीर पर पहले एक मुकुल बनता है, एक उभार आता है, फिर वो उभार जो है शरीर के जीव से अलग हो जाता है और एक नया जीव, स्वतंत्र जीव बन जाता है। जैसे ईस्ट है, ईस्ट में एक बड निकला, फिर ये बड जो है डी अटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से और एक नया जीव बनेगा। हाइड्रा में भी देखो एक उभार ऐसे निकला और फिर एक ये जो उभार है ये जो जनक जीव है उससे अलग हो जाएगा और एक स्वतंत्र जीव का निर्माण करेगा। तो हाइड्रा में जो है पुनर्जनन भी होता है और हाइड्रा में मुकुलन भी होता है। उसके बाद है बीजाणु समासंग, ये होता है कवक में, जैसे कि राइजोपस में होता है, मॉस हो गया और फर्न हो गया। तो इसमें जो है बीजाणुओं के द्वारा नए जीव बनते हैं। बीजाणु जो होते हैं वो एक कोशिकीय संरचना होती है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 प्रकार जो है ये अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हैं। कौन से प्रकार के उदाहरण कौन कौन से जीव हैं ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए प्रचुर मात्रा में आवश्यक होता है, यानी प्लांट को ये ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। प्लांट को ये ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है तो ये है डी फॉस्फोरस। ये सब जो है कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, कम अमाउंट में चाहिए होता है। देखो पौधों को ना ये सारे के सारे पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो पौधों को कुल मिलाकर के 17 पोषक तत्व चाहिए होते हैं। टोटल कितने हैं, 9 यहां पर है और 8 यहां पर है, 17 हो गए ना। 17 में से 9 को हम लोग बोलते हैं वृत्त पोषक तत्व या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसमें आपके आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो हमारा आंसर जो है फास्फोरस हो जाता है ना, फास्फोरस। ये सब ना प्लांट को अधिक मात्रा में चाहिए। ये सारे के सारे जो पोषक हैं ये पौधों को जो है ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जबकि ये बाकी के जो 8 हैं ये कम मात्रा में चाहिए, है ना, कम मात्रा में चाहिए। तो इसमें लोहा है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, निकल है। ये सारे आपको याद करने होंगे, ये सारे के सारे याद करने होंगे। पौधों को कुल 17 पोषक तत्व चाहिए, जिसमें से 8 जो है वृत्त पोषक तत्व कहलाते हैं और 7 जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। वृत्त पोषक तत्व जो है पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो कम मात्रा में चाहिए होते हैं। और किसके कौन से एग्जाम्पल्स हैं ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये हो जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये सब जो है वृत्त पोषक तत्व है। इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर निश्चित पथों पर परिक्रमा करते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमते हैं या जिस पथ पर घूमते हैं उसी को क्या कहा जाता है, कोश कहा जाता है, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा भी बोल देते हैं या फिर कक्षक भी बोल देते हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शेल बोलते हैं।
और इसी को हम लोग ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द्रवों का डैश, द्रवों का निश्चित आकार नहीं होता है। आप द्रव को जिस बर्तन में डालेंगे उसी का ये शेप ले लेता है। तो आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन निश्चित नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ये तो गैस के लिए सही है ना, ये गैस के लिए सही है। आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित नहीं होता है, ये सही है, ये द्रव के लिए सही है। आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, ये ठोस के लिए सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आकार निश्चित होता है, नहीं नहीं नहीं, उल्टा मैंने टिक मार दिया है। आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, ये हो जाएगा। ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है गैस के केस में। ठोस के केस में दोनों के दोनों निश्चित होते हैं और द्रव के केस में आकार निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में आप डालोगे द्रव उसी का शेप, उसी का आकार ले लेता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, द्रव की ये विशेषता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधातुओं का सामान्य भौतिक गुणधर्म है? अधातुओं का उच्च गलनांक और क्वथनांक, ये धातुओं का गुणधर्म है ना, ये धातु का गुणधर्म है, मेटल का है। धुंधला रूप, गैर चमकदार, धातुएं चमकदार होती है, अधातुएं जो होती है वो गैर चमकदार होती है, ये नॉन मेटल का गुणधर्म हो जाएगा। ठीक, इसमें एक अपवाद है, इसमें एक अपवाद है और वो है आयोडीन। आयोडीन है तो अधातु लेकिन इसमें धातुओं जैसी चमक होती है ना, तो ये अपवाद हो जाएगा। आघात वर्धनता और तन्यता, धातुएं जो होती है वो आघात वर्ध और तन्य होती है, तो ये धातु का गुणधर्म हो जाएगा। उच्च विद्युत चालकता, उच्च विद्युत चालकता जो है ये धातुओं के पास होती है। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया किसी जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है? इन चारों में से वो कौन सी प्रक्रिया है जो किसी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है? यानी अगर ये प्रक्रिया जीव नहीं भी अपनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो जीव जो है वो जीवित रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा। प्रजनन है, पोषण है, उत्सर्जन है, श्वसन है। पोषण यानी कि भोजन को या फिर ऊर्जा को शरीर के बाहर से प्राप्त करना। अगर जीव ये ना करे, बाहर से ऊर्जा के स्रोत को ना ले अपने बॉडी के अंदर, तो जीव तो मर जाएगा। भाई ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ठीक, ये तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद भोजन को तोड़ करके वहां से ऊर्जा को मुक्त कराना श्वसन कहलाता है, तो ये भी चाहिए। भाई जब तक ऊर्जा को मुक्त नहीं कराया जाएगा कोशिकाएं काम कैसे करेगी? उसके बाद बॉडी में जो भी हानिकारक वर्ज्य पदार्थ बन रहे हैं उससे बॉडी से बाहर भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा शरीर जो है टॉक्सिक हो जाएगा, तो भी जीव मर जाएगा। तो बी सी डी, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सब तो अनिवार्य है, एसेंशियल है। एक जीव को जीवित रहने के लिए सारी प्रक्रियाएं जो वो करनी ही पड़ेंगी। ठीक, प्रजनन, अगर एक जीव अपना बच्चा पैदा नहीं करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो जीव जीवित रह पाएगा। प्रजनन तो इसलिए किया जाता है ताकि उस प्रजाति का जो अस्तित्व है वो बना रहे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला क्रम में व्यवस्थित समान प्रतिरोध आर वाले 10 प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध डैश होगा। संख्या में टोटल 10 प्रतिरोध है, संख्या में टोटल 10 प्रतिरोधक है और सबका सब जो है वो आर रेजिस्टेंस वाले ही है ना। ऐसे ऐसे जो है संख्या में 10 प्रतिरोधक है और सबका प्रतिरोध आर है और सब के सब लगे हुए हैं कौन से क्रम में? श्रृंखला क्रम में ऐसे लगे हुए हैं। तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आप 10 बार करो है ना, 10 बार करो तो क्या हो जाएगा? 10 आर हो जाएगा। ठीक, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके आएगा वो कितना आएगा? आर प्लस ऐसे जो है ना, 10 बार हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आर आ जाएगा।
ठीक, या फिर आप ये सूत्र जो है याद रख सकते हो। अगर संख्या में n रजिस्टर्स हैं, सबका रेजिस्टेंस R है, तो उसका समतुल्य आएगा NR, अगर हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो। वहीं अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो समतुल्य जो है R बटा में N आएगा। समझे, संख्या में n रजिस्टर है और सबका रेजिस्टेंस R है। जैसे हमारे केस में जो है संख्या में 10 रजिस्टर है, तो यहाँ पर n बराबर जो है 10 हो जाएगा, और सबका सब जो है वो R प्रतिरोध वाला ही है। तो अगर हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो n इंटू में R यानी कि 10 इंटू में R हो जाएगा। अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो R बाई 10 हो जाता है। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये आंसर कब आता, जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो, जब हम पार्श्व क्रम में लगाते हैं तो। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर। परिपथ आरेखों में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिग जैग लाइन का उपयोग निम्नलिखित में से किसे निरूपित करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मैं एक रजिस्टर बनाता हूं, एक सर्किट में बनाता हूं, ये पूरा का पूरा एक सर्किट है, इसमें धारा जो है प्रवाहित हो रही है। ये क्या है, ये है सेल, ये है सेल। ठीक, सेल के कॉम्बिनेशन से ही बैटरी का निर्माण होता है। बैटरी, तो इसमें आप क्या करो, सेल का पूरा एक समूह बना दो। 3 सेल से एक बैटरी का निर्माण हुआ है यहां पर। ये जो जिग जैग लाइन है, ये इसी की बात की जा रही है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं। ठीक, ये बल्ब है, बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्विच्ड है ना, क्लोज्ड स्विच, यानी जिसे हम स्विच ऑन, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये ऑन हुआ स्विच है, यानी स्विच है और ये ऑन है, इसी को हम लोग क्लोज्ड स्विच बोलते हैं। तो बोलेंगे एक प्रतिरोधक, है ना, एक प्रतिरोधक। ओपन स्विच रहे तो, ओपन स्विच यानी कि धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि स्विच जो हम ऑफ करते हैं, तो इसे हम लोग सिंपली ऐसे डिनोट करते हैं। और अगर क्लोज करना है तो बीच में हम डॉट लगा देंगे एक। ये सारे के सारे जो है सिंबल आपको याद रखने होंगे। ये रजिस्टर है, इसी से मिलता जुलता एक और सिंबल होता है दोस्तों, जिग जैग लाइन बनाया, ये रजिस्टर है और इसी में से तीर लगा दो, है ना। इसे बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोधक। इसी को हम लोग बोलते हैं धारा नियंत्रक, रियोस्टैट, है ना, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रियोस्टैट। परिवर्ती प्रतिरोधक यानी हम प्रतिरोध को चेंज कर सकते हैं सर्किट में। जैसे इस वाले में चेंज नहीं कर सकते, अगर ये 10 ओम का है तो 10 ओम का ही रहेगा। अगर आपको 15 ओम करना है तो आप इसको हटाइए और एक 15 ओम का रजिस्टर लगाइए। इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा एक रेंज होगा कि भैया 10 ओम से 10 ओम से 10 ओम से 20 ओम तक जो है आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। और प्रतिरोध को बढ़ाने से धारा कम हो जाती है, प्रतिरोध को कम करने से धारा बढ़ जाती है। तो धारा को हम लोग कंट्रोल करते हैं रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा करके, तो इसलिए हम इसे धारा नियंत्रक भी कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी हॉल या कमरे में अनुनादन यानी कि रिवर्बरेशन का मुख्य कारण क्या है ना। एक खाली कमरा है, उसमें जो हम कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज गूंजने लगती है। आप बोलेंगे हेलो क्या हाल चाल, आवाज गूंजने लगेगी, कुछ समय तक वो आवाज जो है बार बार जो है वो सुनाई पड़ती रहेगी। तो इसी को हम लोग अनुनाद कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है, बहुल परावर्तन या फिर बहुपरावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक, तो जो कठोर पृष्ठ होते हैं, दीवारें होती हैं, उससे आवाज बार बार टकराती है और कुछ समय तक वो आवाज जो है गूंजती रहती है, उसी को हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं। और इसे रोकने के लिए जो है कमरे में या सिनेमा हॉल में, है ना, इन सारी जगहों पर जो ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं,
है ना, जो ध्वनि को अवशोषित कर ले। सी ऑप्शन राइट आंसर। संक्षारण क्या है, कोरोजन क्या है? देखो, धातुओं का नमी के कारण या फिर वायु के कारण या फिर अम्ल या किसी क्षार के कारण धीरे धीरे नष्ट होना, संक्षारण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु, नमी है, वायु है ना, अम्ल है, क्षार है, इन सारे के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। जैसे कि जंग लगना, है ना, लोहे में जंग लगना, जो चांदी की वस्तु होती उसका काला पड़ जाना, उसके बाद जो तांबे की वस्तु है वो जो है हरी पड़ जाती है, सब संक्षारण का उदाहरण है। तो संक्षारण जो है अपने आप में एक रासायनिक अभिक्रिया है। संक्षारण में रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब रासायनिक परिवर्तन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि जंग लगना, है ना, जंग लगना, रस्टिंग, जंग लगना, ये अपने आप में क्या है, रासायनिक परिवर्तन है और संक्षारण है। गोल्जी उपकरण निम्नलिखित में से किस अंगक से संबंधित है? गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस कोशिकांग की खोज की थी। तो ये संबंधित है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर से संबंधित है गोल्जी उपकरण। जो नई वाली एनसीईआरटी आई है उसी का ये कटआउट है कोशिका वाले चैप्टर का। गोल्जी एपरेटस को ना पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर कहा जाता है। पैकेजिंग मतलब पदार्थ को पैक करना, और शिपिंग यानी कि पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। ठीक है, गोल्जी उपकरण जो है ये पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर है। यहाँ पदार्थों का पैकेजिंग होता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। गोल्जी उपकरण को पोस्ट ऑफिस कहा जाता है कोशिका का डाकघर कहा जाता है। गोल्जी उपकरण को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। डाकघर में क्या होता है, पदार्थ जो है अगर आपको भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, आपको कोई सामान भेजना है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं और, तो आप डाकघर जाएंगे, उस सामान को देंगे, पैक करके उसको उस जगह पर भेज दिया जाता है। तो सेम काम जो है यहाँ पर गोल्जी उपकरण का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो लिपिड और प्रोटीन को बनाया जाता है ना, उसको मॉडिफाई किया जाता है गोल्जी उपकरण में। उसका सॉर्टिंग किया जाता है। सॉर्टिंग का मतलब छटाई करना। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल यूज जो आप करते हैं तो वहाँ पर भी सॉर्ट का ऑप्शन आता है कि आप फाइल साइज को कैसे देखना चाहते हैं। आप डेट वाइज देखना चाहते हैं, क्या आप फाइल का जो साइज होता है उसके हिसाब से आप देखना चाहते हैं, क्या आप केवल इमेज को देखना चाहते हैं, क्या आप केवल वीडियोज को देखना चाहते हैं, क्या आप केवल ऑडियो को देखना चाहते हैं, तो इसी को सॉर्टिंग बोलते हैं। ये काम जो है गोल्जी उपकरण का होता है। उसके बाद पैक करना, है ना, जो लिपिड है, प्रोटीन है, उसको पैक किया जाता है एक पुटिका के अंदर, ताकि इसको एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जा सके, कोशिका के ही भीतर या फिर कोशिका के बाहर इसका सिक्रेशन किया जा सके। और लाइसोसोम के निर्माण में भी जो है इस गोल्जी उपकरण का योगदान होता है। तो ये आप याद रखिएगा, पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर गोल्जी एपरेटस को कहा जाता है, और पोस्ट ऑफिस डाकघर कोशिका का गोल्जी उपकरण को कहा जाता है ना, गोल्जी एपरेटस को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रक जो है कमांड सेंटर होता है कोशिका के अंदर, यानी कोशिका का मस्तिष्क जो है वो केंद्रक होता है। एक बच्चा खिलौना कार को जमीन पर खींचता है। ये एक खिलौना कार है ना, और इसको जमीन पर ऐसे खींचा जाता है। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है और इसी डायरेक्शन में विस्थापन है, तो किया गया कार्य होगा। तो बल और विस्थापन जब एक ही दिशा में होते हैं, बल और विस्थापन जब एक ही दिशा में होते हैं तो कार्य बराबर होता है बल गुने में विस्थापन, है ना, और कार्य जो है ये धनात्मक होता है, कार्य धनात्मक होता है। तो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 हो जाएगा, है ना। इसी ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर बोलते हैं, यानी हमारे रक्त में जो चीनी है। घरों में जो हम चीनी खाते हैं वो सुक्रोज होता है, C12H22O11। ये सुक्रोज है, ये सुक्रोज है, ये है टेबल शुगर, यानी जो हम घर में चीनी खाते हैं जिसे गन्ने से प्राप्त किया जाता है, सुक्रोज। ये किसका फॉर्मूला है? CH3COH। ये है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जिसका उपयोग सिरके के निर्माण में किया जाता है। और ये मीथेन है, ये मीथेन है जो कि दहनशील गैस है, इसे मार्श गैस भी कहा जाता है।
मार्श गैस भी कहा जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका काय से जुड़े कई छोटे शाखित प्रवर्धों को डैश कहा जाता है। तो अगर हम तंत्रिका कोशिका को देखें, ये जो नई वाली एनसीईआरटी आई है उसमें ये डायग्राम दिया गया है, तो ये डायग्राम और लेबलिंग के साथ जो है आपको याद होने चाहिए। देखो, जो ये केंद्रक है और जो कोशिका द्रव है, इन दोनों को मिला दो तो कहा जाता है सेल बॉडी। सेल बॉडी, इसी को ना सोमा कहा जाता है, सोमा कहा जाता है। जब हम सेल बॉडी बोलते हैं तो इसके अंदर जो कोशिका द्रव है वो भी इंक्लूडेड है और नाभिक भी इंक्लूडेड है। सेल बॉडी से कई सारी छोटी छोटी शाखाएं जो है निकली हुई है, ब्रांचेज निकली हुई है, इसे कहा जाता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक जो लंबा सा प्रवर्ध यहाँ पर निकला हुआ है इसे हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, और एक्सॉन के टर्मिनल को हम लोग एक्सॉन टर्मिनल बोलेंगे, है ना, एक्सॉन टर्मिनल बोलेंगे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये डायग्राम लेबलिंग के साथ आपको याद रखना होगा। ये एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी क्लास 9th की जो आई है उसका ये कटआउट है। बोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमाणु के बाहर केवल कुछ विशेष कक्षाओं की अनुमति होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षाएं कहा जाता है। गलत हो जाएगा। देखो, परमाणु के बाहर नहीं, परमाणु के भीतर। परमाणु के भीतर केवल कुछ विशेष कक्षाओं की अनुमति होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षाएं कहा जाता है। देखो, परमाणु के भीतर जो है इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कुछ विशेष कक्षाएं ही होती है। यानी ऐसा नहीं है कि नाभिक के चारों ओर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन घूम लेगा, नहीं, कुछ निश्चित कक्षा होती है, केवल उसी में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, जिसे कहा जाता है विविक्त कक्षा, डिस्क्रीट सेल कहा जाता है, डिस्क्रीट शेल कहा जाता है, ठीक, या फिर ऑर्बिट बोल दो आप। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विविक्त कक्षा। हर एक कक्षा, कई सारे कक्षा होते हैं, हर एक कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो निश्चित होती है ना, फिक्स्ड होती है, और घूमने के क्रम में इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा विकृत नहीं करते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विविध कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकीर्ण करते हैं, यहां पर विविध नहीं होगा, विविक्त होगा। विविक्त कक्षा यानी इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकीर्ण करते हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, यही नील्स बोर ने कहा था। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल से H+ और क्षार से OH- जो है मिलता है, और ये दोनों मिलकर के ही क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो अम्ल से H+ आयन और क्षार से OH- आयन। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे समाज में खराब जीवन स्तर में योगदान देने वाला प्रमुख कारक माना जाता है? खराब जीवन स्तर, समाज में खराब जीवन स्तर में योगदान देने वाला प्रमुख कारक माना जाता है। समाज में खराब जीवन स्तर में योगदान देने वाला एक कारक तो ये भी हो ही सकता है जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, लेकिन प्रमुख कारक माना जाता है तो इसमें हम लोग बी ऑप्शन को बेस्ट ऑप्शन मानेंगे। संसाधनों के वितरण में असमानता। संसाधनों के वितरण में असमानता, संसाधन जब हम बोलते हैं तो हमारा मतलब जैसे कि धन है, शिक्षा है, भूमि है, रोजगार के अवसर है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये सारे। तो ये सारे जो संसाधन हैं अगर कुछ लोगों में या कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाते हैं तो इसी को कहा जाता है कि संसाधनों का असमान वितरण हुआ है। यानी कहीं पर लोग अच्छी शिक्षाएं ले रहे हैं, कहीं पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिल रही है और कहीं पर इन सारे का अभाव है। कहीं पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, कहीं पर कम है। हेल्थ फैसिलिटी कहीं पर बहुत ही अच्छा है, कहीं पर बहुत ही खराब है। तो इसी को संसाधनों का असमान वितरण कहा जाता है। ठीक है, भूमि है, शिक्षा है, धन है, रोजगार के अवसर है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इन सारे संसाधनों का जो है असमान वितरण होता है। कहीं पर ये बहुत ही अच्छे होते हैं, ये सारे उपलब्ध होते हैं, और कहीं पर इनका अभाव होता है। तो ये संसाधनों का असमान वितरण कहा जाता है। संसाधनों का जो असमान वितरण है इसके पीछे कारण क्या है? तो संपत्ति और आय में असमानता, यानी इन्हीं सारे में असमानता है ना। शिक्षा और कौशल की कमी है, भेदभाव, जाति, लिंग, क्षेत्र के आधार पर अवसरों की असमान पहुंच, और भ्रष्टाचार और गलत नीतियां। तो ये सारे जो है कारण है ना, भ्रष्टाचार और गलत नीतियां। भाई गलत नीतियों को बनाया जाएगा तभी तो जाकर के कहीं पर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होने वाली है, कहीं पर नहीं होगी, है ना। किसी क्षेत्र के लोग बहुत ही अमीर है, कहीं के बहुत ज़्यादा गरीब है, कहीं पर जो शिक्षा है वो अच्छे से मिल रही है, कहीं पर नहीं मिल रही है। तो गलत नीतियों के कारण ये हो सकता है, भ्रष्टाचार के कारण ये हो सकता है। संसाधनों का जो असमान वितरण है
इसका परिणाम क्या हो सकता है? तो गरीबी बढ़ती है। ठीक, लोगों के पास बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है। समान अवसर रोजगार के मिल नहीं रहे तो इससे बेरोजगारी बढ़ेंगे। एक क्षेत्र में लोग बहुत ज़्यादा रोजगार हो जाएंगे, जो है एम्प्लॉयड हो जाएंगे, और कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर लोगों के पास रोजगार नहीं होगा। खराब जीवन स्तर, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आवास और पोषण की कमी से जीवन स्तर गिरता है और सामाजिक असंतोष और अपराध बढ़ते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में कितने आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं? अगर हम एक ट्रायंगुलर प्रिज्म देखते हैं, त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म देखते हैं, तो इसमें हमें 3 आयताकार पृष्ठ नजर आते हैं। एक तो ये है, ये एक इसके ठीक पीछे ये, और एक ठीक नीचे ये, 3। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और 2 जो है यहां पर ट्रायंगुलर आपको बेस देखने को मिल जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2, एक ये और एक इस साइड होगा। किसी वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब, वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब, तीनों प्रकार के प्रतिबिंब जो है बनते हैं। तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब कब बनेगा? वस्तु के आकार का प्रतिबिंब मात्र तब बनेगा जब वस्तु को रखा जाएगा 2f पर, है ना। लेंस के सामने 2f पर रखा जाएगा तो लेंस के दूसरे साइड जो है प्रतिबिंब का निर्माण होगा, और ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है, वस्तु के आकार का ही बनेगा। तो फोकस दूरी के 2 गुने, ये f है, ये डिस्टेंस फोकस दूरी कहलाएगी। ये 2f है, ये डिस्टेंस जो है ये फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी कहलाएगी। 2f का मतलब डिस्टेंस जो है वो फोकल डिस्टेंस का जो है डबल है। 2f यानी कि फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, स्पेशल केस है। जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तो ये उल्टा होगा। दिए गए यौगिकों में से किसका उपयोग ईंधन योगज के रूप में किया जाता है? ईंधन योगज के रूप में किया जाता है, यानी ईंधन के साथ जो है मिलाकर के इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पेट्रोल के साथ आपने अक्सर सुना होगा कि एथेनॉल को मिक्स किया जाता है ताकि पेट्रोल का दहन अच्छे से हो सके, पूर्ण रूप से दहन हो सके, और जो वायु प्रदूषक है उसका उत्सर्जन कम से कम हो। ठीक, तो एथेनॉल हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसको मिलाने के पीछे कारण यही होता है कि जो पेट्रोल है इसका दहन जो है वो अच्छे से हो सके। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए अगर आप साइंस की तैयारी मेरे से करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं रेलवे स्पेशल साइंस के इस बैच में हमारे ऐप के ऊपर। इस कोर्स में कैसा पढ़ाया गया है उसको लेकर के एक डेमो चैप्टर, यानी कंप्लीट चैप्टर जो उस कोर्स का ही पार्ट है, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मज़ा आए तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद शायद ही आपसे रेलवे के एग्जाम में प्रश्न छूट जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।